Good morning, students. Welcome in Urmila Devi PG College. Today we discuss about waves over liquid surface. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोई वेव्स है किसी लिक्विड सरफेस पे वो किस प्रकार से ट्रेवल करता है, और यहाँ पे कोई लिक्विड सरफेस है तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन दोनों पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब कोई स्टोन मतलब कोई पत्थर किसी तालाब में हम फेंकते हैं, कोई स्टोन किसी हम तालाब में जब फेंकते हैं तो वहाँ पे जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो क्या होता है कि वेव्स होता है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है कि जब हम पॉन्ड में तालाब में क्या फेंकेंगे, कोई स्टोन फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ पे क्या होता है वाइब्रेशन होता है। इस कंडीशन में अर्थात everyone has seen the waves produced on the surface of the water when a stone or heavy body is dropped into a pond। जब कोई हैवी बॉडी को हम किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में या किसी कुएं में जब फेंकते हैं तो वहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होता है, और इस सच वेव्स आर ट्रांसवर्स। यह वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। द सरफेस मूव अप एंड डाउन। तो आप देख रहे हैं कि जो सरफेस होता है अप डाउन इस प्रकार से क्या करता है, मूव करता है। तो सरफेस इस प्रकार से अप डाउन मूव करता है। और वाइल द वेव्स ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली, यह क्योंकि आप देखते हैं कि जब पत्थर आप फेंकते हैं तो एक तरीके से यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मतलब कि क्षैतिज रूप से वह ट्रेवल करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर, स्मॉल परपेंडिकुलर होता है, निग्लिजिबल हम कह सकते हैं इन कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यह इस प्रकार से ट्रेवल करता है। जब इस प्रकार से ट्रेवल करता है तो इसमें वर्टिकल बहुत ही माइन्यूट होता है इन कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल की अपेक्षा वर्टिकल क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब अप डाउन वेव ट्रेवल करता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यह क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स मेनली ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन। यहाँ जो ये ट्रेवल करता है मेनली डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन। ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन, यहाँ पे सरफेस टेंशन और ग्रेविटी, तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्व होता है, सरफेस टेंशन मतलब होता है पृष्ठ तनाव होता है। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है जब यह अप डाउन मोशन करता है, वाइब्रेट करता है, हमने आपको बताया कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वह मोशन नहीं करते हैं, वह केवल वाइब्रेट करते हैं। यहाँ से जब हम किसी हैवी पार्टिकल को, हैवी बॉडी को या स्टोन को हम पॉन्ड में फेंकते हैं तो वहाँ से जो बम्प उत्पन्न होता है अप डाउन, वहाँ से केवल पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, पार्टिकल केवल वाइब्रेट करते हैं। यहाँ केवल एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। यह मोशन डिपेंड करता है ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन, या सरफेस टेंशन और ग्रेविटी पर मेनली डिपेंड करता है। द लिक्विड मॉलिक्यूल पजेस ट्रांसवर्स वाइब्रेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, अर्थात जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो वाइब्रेशन करते हैं वह क्या होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं केवल आपके ग्रेविटी और सरफेस टेंशन डिपेंड करते हैं, और लिक्विड मॉलिक्यूल हो अपने पास ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन रखता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या होता है, इस प्रकार का वाइब्रेशन। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। इस प्रकार का जो वाइब्रेशन होता है वह संचरण की दिशा के लंबवत, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो अर्थात परपेंडिकुलर कर सकते हैं, संचरण की दिशा के लंबवत वह वाइब्रेट करता है। ऐसे वाइब्रेशन को ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करते हैं। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मेनली आप क्या है, लाइट पार्टिकल कह सकते हैं, लाइट पार्टिकल में ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, इस प्रकार का वाइब्रेशन जो होता है इसमें पार्टिकल मीडियम में वाइब्रेट करते हैं एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ऑफ द वेव के एलॉन्ग पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं
इसका मतलब द रिजल्टेंट दीज टू रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन, इसमें दो रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन होगा क्योंकि एक राइट एंगल होगा, एक क्या होगा उसके एलांग होगा। यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वह क्या होगा, रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन होगा। यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा वह रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन होगा। इसका रिजल्टेंट रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन, इसका मतलब यह है मेक्स द मॉलिक्यूल्स टू मूव इन सर्किल इन ए एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में इसका मूवमेंट होगा। और इस प्रकार से जब जो वेव्स है, इफ द वेव्स प्रोपगेट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अर्थात जब वेव्स जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगा, जब आपका जो वेव्स है वह पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगा, एक्स एक्सिस मूव करेगा ड्यूरिंग द वेव प्रोपोगेशन, तो इट अपीयर्स दैट द मॉलिक्यूल्स रोल अलोंग ए सर्कुलर पाथ। यहाँ से हमें देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इस प्रकार से सर्कुलर, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सर्कुलर वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे अगर देखते हैं कि सर्कुलर वाइब्रेशन होता है, रोल डाउन सर्कुलर, क्योंकि जब if the waves propagate in the positive x direction, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से जो आपको दिखाई देंगे मॉलिक्यूल वह क्या करेंगे, रोल डाउन इन सर्कुलर पाथ में घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जब आप किसी तालाब में स्टोन फेंकते हैं तो आप देखते हैं ना कि इस प्रकार से जाकर के डायरेक्ट किनारे रुकता है, और जो रेंज होता है वो आपका सर्कुलर पाथ होता है। यहाँ पे आप एक बार इसको देख लीजिए, उसको हम चलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के सरफेस पे जो आपका स्पीड होता है किसी वेव का, वह क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, इसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने आपको बताया मेनली यह डिपेंड करता है ग्रेविटी और सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। और इस प्रकार के वेव को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वेव कहते हैं। जो केवल ऐसा वेव जो केवल ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ऐसे वेव को हम बोलते हैं ग्रेविटी वेव कहते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। अभी आप देखिए कि वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्म्ड ऑन ए सरफेस ऑफ ए लिक्विड, मतलब कि किसी भी लिक्विड के सरफेस पे किस प्रकार से वेव बनता है और उसकी स्पीड क्या होती है। तो किसी भी लिक्विड सरफेस पे वेव किस प्रकार से बनता है तो हमने अभी जस्ट डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि किसी भी लिक्विड सरफेस पे वेव किस प्रकार से बनता है। फॉर एग्जांपल, किसी स्टोन को, किसी पत्थर को, किसी पॉन्ड या वेल में जब हम ड्रॉप करेंगे, वहाँ पे जो बम्पिंग प्रोड्यूस होती है वही क्या होता है, वेव्स ऑफ द लिक्विड सरफेस। अब यहाँ पे देख लेते हैं किसी भी लिक्विड सरफेस पे उसका वेग क्या होता है। सबसे पहले हमें बताते हैं कि किसी भी लिक्विड सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होता है वो दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। नंबर एक आपका ग्रेविटी, नंबर दो सरफेस टेंशन। नंबर एक ग्रेविटी और नंबर दो सरफेस टेंशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन ऑफ वेव्स पासिंग ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी एज वेल एज ऑन सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड सरफेस से जो वेव प्रोड्यूस होता है, वेव उत्पन्न होता है, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग जो होता है वह ग्रेविटी और सरफेस टेंशन दोनों पर डिपेंड करता है। अब यहाँ वेलोसिटी डिफिनेशन नॉर्मली आप जानते ही हैं, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई किसी भी लिक्विड सरफेस से जो वेव प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वह आपके ग्रेविटी और सरफेस टेंशन दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। इफ वी कंसीडर फर्स्ट, सबसे पहले यदि हम कंसीडर कर लें, मान लें, यदि हम कंसीडर कर लें कि जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, इसका मतलब कि जो यहाँ पे आपका वेव प्रोड्यूस हो रहा है पत्थर फेंकने के बाद,
किसी भी वेल में या किसी भी पॉन्ड में पत्थर फेंकने के बाद जो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वेलोसिटी केवल ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। यदि केवल ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं ग्रेविटी वेव कहते हैं। ऐसे वेव को ग्रेविटी वेव कहते हैं। इस प्रकार के वेव में जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वह निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यदि लिक्विड है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन जरूर होगा। अगर लिक्विड है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन जरूर होगा, लेकिन हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो आपका सरफेस टेंशन वो क्या है, निग्लिजिबल है इन कंपेयर टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की तुलना में पृष्ठ तनाव जो है बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से के जो वेव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वेव कहते हैं। अब यहाँ पे इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, यह जो एम्पलीट्यूड है यह पॉइंट क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड होगा, यह एम्पलीट्यूड होगा, और यहाँ से पॉइंट लेकर यहाँ से क्या होगा, वेवलेंथ होगा। यदि हम मान लें इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, यदि हम मान लें कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड उसके वेवलेंथ से क्या है, कम है, मिनिमम। इसका मतलब ये है, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये कोई पार्टिकल है या इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। अब पॉइंट O से हम कोई पॉइंट मान ले, P मान ले, अब वन कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसका वेवलेंथ होता है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ, यदि वेवलेंथ की तुलना में उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ही कम है, मतलब कम है, देन ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इन द वेव डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे वेव का जो प्रत्येक पार्टिकल होगा वह सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करेगा। वह जो है कि यदि एम्पलीट्यूड जो है उसके वेवलेंथ की तुलना में कम है तो उसका प्रत्येक पार्टिकल सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। इन ए वर्टिकल प्लेन एंड द वेव एडवांस थ्रू ए distance equal to the wavelength lambda during the complete revolution of the particle। यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने बताया भी, यदि एम्पलीट्यूड वेवलेंथ की तुलना में कम है तो प्रत्येक पार्टिकल जो होता है सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए वेव ऑन ए लिक्विड सरफेस मूविंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। यहाँ पे कोई लिक्विड सरफेस में जो पार्टिकल्स है, मतलब कि उसका जो वेव्स है, क्योंकि पार्टिकल जो होता है वाइब्रेट करता है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, पार्टिकल जो होता है वाइब्रेट करता है, ट्रेवल नहीं करता है। उसकी एनर्जी वन पार्टिकल टू अंदर ट्रेवल करता है, जबकि पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता, पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो यहाँ से जो वेव है वह ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में वह अगर ट्रेवल कर रहा है विथ ए वेलोसिटी v, कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है। लेट v1 v2 एंड v3 बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एट A। मतलब पॉइंट A पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी जो है, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, v1 v2 v3, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटीज हैं B एंड C रिस्पेक्टिवली। मतलब कि पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, पॉइंट C पर, ये आपको v2 हो गया, यहाँ लिख दीजिए द रिजल्टेंट वेलोसिटीज of the particle v1 v2 and v3 at A, B and C respectively। यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट A पर उसका किसी पार्टिकल वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v3 है, v2 है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है v1 v2 v3 है।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वह रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वह वेव वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम पार्टिकल वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कहते हैं। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी कहते हैं। अब उसके बाद इसको इतना नोट कर लीजिए, यहाँ पे अप्लाई करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। किसके लिए? लिक्विड के लिए आपने बर्नौली का प्रमेय पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था, उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट करें। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब हम बर्नौलीज थ्योरम जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि जब एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड उसके वेवलेंथ की तुलना में कम है तो यह सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। जब एम्पलीट्यूड उसके वेवलेंथ की तुलना में कम है तो यह सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है और वही वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी कहेंगे। और क्योंकि पॉइंट ए बी सी पे जो पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी है वह v1, v2 और v3 है, अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय हम अप्लाई करते हैं। यह बर्नौली थ्योरम हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आता है, जो कि आप बर्नौली से इंटर में पढ़े भी हैं। अर्थात P/ρ प्लस Hg प्लस 1/2 v1 स्क्वायर इक्वल टू P/ρ माइनस Hg प्लस 1/2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ पे H यहाँ पे है। अब अभी हमने आपको बताया कि यहाँ यदि किसी लिक्विड सरफेस पे, वेव पे केवल ग्रेविटी ही इफेक्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन अगर निग्लेजिबल है तो ऐसे वेव को हम ग्रेविटी वेव कहते हैं। यहाँ पे एज द एयर प्रेशर P इज द सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द लिक्विड सरफेस, यह लिक्विड सरफेस पर जो आपका वेव सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है, यह लिक्विड सरफेस पर प्रेशर हर जगह क्या है? समान है। हर जगह प्रेशर आपका समान है। यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा Hg प्लस 1/2 v1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस Hg प्लस 1/2 v2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको एक साइड कर लें तो ऑलरेडी आपको हो गया इम्प्लाइज दैट 1/2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू कितना? ए इस साइड आ जाएगा, ए इस साइड आ जाएगा। अब यहाँ से हो गया 2Hg हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 4Hg हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, यहाँ पे पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे दोनों पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कैसा वाइब्रेशन है? यह वर्टिकल वाइब्रेशन है। कैसा वाइब्रेशन है? वर्टिकल वाइब्रेशन है। क्योंकि जब किसी लिक्विड सरफेस पे जो वेव बनता है मेनली हॉरिजॉन्टल बनता है लेकिन वर्टिकल भी बनता है। वर्टिकल बनता है क्योंकि वेव का जो ट्रेवल होता है इस प्रकार से होता है, जो स्मॉल बम्प होता है वही क्या होता है? वर्टिकल वाइब्रेशन होता है। यहाँ पे एट पॉइंट ए एंड बी फॉर वर्टिकल वाइब्रेशन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे वर्टिकल स्थान पे जो वेव की वेलोसिटी होगी क्या होगी? 0 होगी। सिमिलरली फॉर ए मॉलिक्यूल एट सी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 0। उसी प्रकार पॉइंट सी पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की? वह वेव की वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। लेट dx/dt नहीं, जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिमिलरली इस पे क्या होगी? सी पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। द वर्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम, जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगी। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगी तो वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेट dx/dt क्या है भाई? वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेट dx/dt रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिप्रेजेंट द
represents the horizontal velocity of the particle. हम मान लेते हैं कि dx upon dt क्या है, पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एट a एंड b, एट कहाँ पे a एंड b. जब a एंड b पर ये dx upon dt क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो यहाँ से हो जाएगा v1 बराबर v माइनस dx अपॉन dt. इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें. और पॉइंट B पर क्या है, v2 है, तो v2 बराबर हो जाएगा v प्लस dx अपॉन dt. इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेते हैं. अब आप देख लीजिए यहाँ पे v1 बराबर v माइनस dx अपॉन dt और v2 बराबर v प्लस dx अपॉन dt. इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया. अब वेयर v इज द वेव वेलोसिटी, जहाँ पे v क्या है, v जो आपका है यहाँ हम लिख देते हैं वेयर v इज द वेव वेलोसिटी, जहाँ पे आपका v जो है वह वेव वेलोसिटी है, तरंग का वेग है. एट पॉइंट C वर्टिकल वेलोसिटी इज dy अपॉन dt. पॉइंट C पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा वो वर्टिकल वेलोसिटी होगा. यहाँ लिख दीजिए कि एट पॉइंट C द वर्टिकल वेलोसिटी इज, एट पॉइंट C द वर्टिकल वेलोसिटी इज, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dy अपॉन dt. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, dx अपॉन dt. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी dx अपॉन dt और वर्टिकल वेलोसिटी dy अपॉन dt हो जाएगा. द मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. यहाँ पे मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी जो है वह मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगा एंड डिफरेंस इन फेज बाई पाई बाई 2. तो इसमें जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा. अर्थात मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों समान होंगे और उसका जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा. द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड आर इक्वल एंड द रिजल्टेंट मोशन इज सर्कुलर. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है वह इक्वल होगा और उसका रिजल्टेंट मोशन भी क्या होगा, सर्कुलर होगा. रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा और एम्पलीट्यूड इक्वल होंगे. इसका मतलब है एज द वेव प्रोग्रेस इन पॉजिटिव x डायरेक्शन द सर्कुलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इज इन एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे जो मोशन होगा वह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जब स्टोन को हम फेंकते हैं, जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मोशन है तो क्या होगा, मोशन एंटी क्लॉकवाइज होगा. यहाँ पे क्या है कि एज द वेव प्रोग्रेस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन द सर्कुलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए वर्टिकल प्लेन इफ t be the time period, या if t be the, यहाँ लिख दीजिए if t be the time period, टाइम पीरियड क्या होता है, जैसे ही कोई वेव इनिशियल से चलना प्रारंभ करता है कि अर्थात 1 कंप्लीट साइकिल जितने टाइम में वह कंप्लीट करेगा वही क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा. मान लेते हैं if t be the टाइम पीरियड ऑफ द वेव, the speed of the molecule along circular path will be 2 pi r by t. तो इसका जो स्पीड होगा वो होगा 2 pi r by t. तो स्पीड ऑफ द वेव क्या होगा, 2 pi r by t हो जाएगा. इसको आप इतना नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए कि if t be the time period of the speed of the molecule along the circular path will be 2 pi r by t. हम मान लेते हैं यदि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल T है. if t be the टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई पार्टिकल
इनिशियल पोजीशन चलकर एक कंप्लीट साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करता था, एक संपूर्ण वाइब्रेशन जितने टाइम में कंप्लीट करता है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, दोनों क्या है? सेम है, दोनों सेम है, और उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा? सेम होगा। तो इसका जो सर्कुलर पाथ, मॉलिक्यूल का जो सर्कुलर पाथ हो क्या? 2πr/t। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ ए बी है, सर्कुलर पाथ ए बी है डिस्क्राइब जो हो रहा है, ठीक है। अब r इज द रेडियस, यही r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। r जो है सर्कुलर पाथ का रेडियस है। इसका मतलब यह है कि वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? 2πr/t। अब इसका मतलब देयरफॉर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी मिला तो v1 बराबर v माइनस dx/dt ये मिला था, और आपको मिला था v2 इक्वल टू v प्लस dy/dt। ये वैल्यू अभी आपको मिला था कि v1 बराबर v माइनस dx/dt और v2 बराबर v प्लस dy/dt। इसको dx/dt ही कर लेते हैं, इसको हम dx/dt कर लेते हैं। अब यहाँ से हम ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अच्छा हाँ, अगर v3 की बात करें तब वही होगा आपका v1 और v2, तो आपका हो जाएगा v1 बराबर v माइनस इसके स्थान क्या है? 2πr/t, और यहाँ से हो गया v2 बराबर v प्लस 2πr/t हो गया। क्या हो गया? 2πr/t। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको मिला था जो बर्नौलीज थ्योरम से, वहीं पे क्या करेंगे? हम इस दोनों वैल्यू को v1 और v2 के मान को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 and v2 in equation first we get। अब हम ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यही था, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आपका था v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 4hg, यही था, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 4hg। अब v2 स्क्वायर का मान और v1 स्क्वायर का मान रख दीजिए, हो जाएगा v माइनस 2πr/t का होल स्क्वायर माइनस v प्लस 2πr, नो, यहाँ प्लस कर दीजिए, ये आपको माइनस हो जाएगा, क्योंकि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू 4hg। क्या हो गया? अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद v का मान निकाल लेते हैं। इसको देख लीजिए, अगर देखा जाए तो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी कर लीजिए, तो v प्लस 2πr/t प्लस v माइनस 2πr/t। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, v प्लस 2πr/t माइनस v माइनस माइनस प्लस 2πr/t, इतना हो जाएगा। अब यहाँ 2 और इक्वल टू क्या है? 4hg है, ठीक। यह इससे कट गया और यह इससे कट गया,
तो यहाँ क्या हो गया 2v हो गया, यहाँ से 2v हो गया इंटू 2 to 4 पाई r बाई टी इक्वल टू 4hg, ये हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ से क्या होगा 4 से 4 आपका कैंसिल होगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये आपको हो गया 2v इक्वल टू hgt, नहीं जी, अब यहां देखिए 2v 2 पाई वी आर इक्वल टू 4hg, 4 नहीं THG, आप हो गया THG। अब यहाँ से v का मान निकाल लीजिए, तो v बराबर हो जाएगा v बराबर THG अपान 2 पाई r, क्या हो गया THG अपान 2 पाई r। पहले आप इतना नोट करिए फिर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से 8 पाई आर वी इक्वल टू 4hg, तो 4 2 या 8, तो v इक्वल टू आपको मिल जाएगा कि gt जी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यही जो h है, यही h क्या हो जाएगा, पहले आप इतना नोट करिए तो हम बताते हैं, पहले आप इतना नोट करें। अब यहाँ पे देखिए जब v1 और v2 का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिए थे तो आपको मिला था कि v प्लस 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर माइनस v माइनस 2 पाई आर बाई टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4hg। इसको आप ओपन कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो हो जाएगा v प्लस 2 पाई आर बाई टी प्लस v माइनस 2 पाई आर बाई टी। एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा v प्लस 2 पाई आर बाई टी माइनस v, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 पाई आर बाई टी इक्वल टू 4h जी। यहाँ से कुछ कटेगा भी, एक तो कट जाएगा 2 पाई आर बाई टी से 2 पाई आर बाई टी कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा v से v कट जाएगा, ये हो गया 2v इंटू 2 पाई आर बाई टी, 2 2 जो 4, ये आपका 4 हो गया इक्वल टू 4hg हो गया, ठीक। यहाँ से 4 से 4 आप कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई आर वी इक्वल टू आपको हो गया THG। तो ये आपको हो गया कि v इक्वल टू THG अपान 2 पाई r, सिंस चूंकि h इक्वल टू r, जहाँ h है वहाँ क्या कर देंगे हम r को पुट कर देंगे, जहाँ h है वहाँ r रख देंगे, तो हो जाएगा v इक्वल टू TRG अपान 2 पाई r, यही हो जाएगा। यहाँ से r से r कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया v इक्वल टू TG अपान 2 पाई। यह आपको फार्मूला निकल के आता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ ए लिक्विड। किसी अब आप देख सकते हैं कि जो आपको मिला v इक्वल टू TG अपान 2 पाई, यह किस कंडीशन में कि जब कोई वेव किसी लिक्विड सरफेस पे ट्रेवल कर रहा है तो उसका वेग जो होगा क्या होगा, v इक्वल टू होगा TG अपान 2 पाई। इफ हम मान लेते हैं यदि लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव, यहाँ पे इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन जो भी हो, इक्वेशन आपका 3 बना था, इक्वेशन 3 बना था, इसको हम 4 मान लेते हैं। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो हम लेम्डा के टर्म में
लेमडा के टर्म में इसका मान निकालते हैं तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। यह भी जो वेलोसिटी है v = TG/2π, यह आपका है वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। यह है जब कोई लिक्विड के सरफेस पे जो वेव फॉर्म बनता है उसका वेग क्या होता है, उसके लिए फार्मूला है। कब कि जब उस वेव पर केवल ग्रेविटी इफेक्ट कर रहा है, न कि सरफेस टेंशन। यह उसके लिए है जब उस वेव पर केवल ग्रेविटी इफेक्ट करता है, सरफेस टेंशन उस समय निग्लिजिबल होता है। उस कंडीशन के लिए वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म ऑन ए सरफेस ऑफ ए लिक्विड। इसको आप देख लीजिए, वेवलेंथ के टर्म में हम निकालते हैं, आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको v का मान मिला, v = GT/2π, v = GT/2π। इसका मतलब ये है, अब हम क्या करेंगे कि वेवलेंथ के टर्म में, तरंगदैर्घ्य के टर्म में हम फाइंड कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ द वेव फॉर्म ऑन ए सरफेस ऑफ ए लिक्विड। हम लिख देते हैं, इफ लैम्डा इज द wavelength of wave, lambda is the wavelength of the wave, किसका? तरंग का। क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, T/v होता है। लैम्डा नहीं, आपका T = λ/v होता है फार्मूला, ध्यान रखिए। T = λ/v होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, वैल्यू रख दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5। अब यही वैल्यू जो है इसका T का मान इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट कर देंगे। पुट करिए, देखिए क्या मिलता है, तो मिल जाएगा v = G, ये हो गया T के स्थान हो गया λ/v, λ/v हो गया। यहाँ से मिल गया आपको 2π, ये हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, v² = G λ/2π, यही हो गया। अब यहाँ से जब v² है, अब यह v² है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट v √ G λ/2π मिल गया आपको। v = G λ/2π, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों जो है वह बताते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव, लिख दीजिए। दिस इक्वेशन गिव्स वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव, अर्थात यह जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन गिव्स वेलोसिटी वेव v = G λ/2π। यहाँ से आपको मिल गया, क्योंकि T के स्थान पे हमने पुट किया है आपका λ/v, क्योंकि लैम्डा आपका वेवलेंथ है, ये आपको ग्रेविटी वेव के रिस्पेक्ट में आपको फार्मूला मिल जाता है। यहाँ से अर्थात जो वेव जिस पर केवल ग्रेविटी का ही इफेक्ट पड़ता है, ऐसा वेव जिस पर केवल ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ता है, ऐसे वेव को ग्रेविटी वेव कहते हैं। वहाँ पे सरफेस टेंशन जो होता है वह निग्लिजिबल हो जाता है, सरफेस टेंशन निग्लिजिबल हो जाता है। अर्थात यह इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव्स वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव। The waves are moving due to gravity alone. These waves are moving gravity alone. इसका मतलब ये है कि यह वेव जो है, तरंग जो है, वो केवल ग्रेविटी के थ्रू ही वाइब्रेट करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वेव क्या करता है, मोशन करता है। यहाँ पे लिक्विड सरफेस में जो आपका वेव्स होता है, वाइब्रेशन होता है, वह दो प्रकार से होता है।
ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है। और यहाँ पे जो आपके लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वह अपने पास ग्रेविटी और सरफेस टेंशन दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। ग्रेविटी और सरफेस टेंशन दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर वहाँ पे सरफेस टेंशन निग्लिजिबल हो जाता है तो ऐसा वेव क्या कहलाएगा? ग्रेविटी वेव्स कहलाएगा। यहाँ पे आपको मिल गया स्पीड ऑफ ग्रेविटी वेव। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके फिर हाजिर होंगे इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द वेलोसिटी ऑफ ग्रेविटी वेव। यहाँ पे यह तो ग्रेविटी वेव हो गया, अब नेक्स्ट जो आपका होगा इम्पोर्टेंट होगा, इसी के साथ आप लगे रहिएगा कि सरफेस टेंशन का प्रभाव ग्रेविटी पे किस प्रकार से पड़ता है, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी किस प्रकार, क्रिटिकल वेवलेंथ कैसे उत्पन्न होता है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और इसको आप, हमें आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक्स, नमस्कार।